हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेआईबी सीआईबी किसी भी सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जेआईबी एग्जाम के अंदर भी आता है, सीआईबी एग्जाम के अंदर भी आता है और सर्टिफिकेशन एग्जाम के अंदर भी आता है। तो आपने इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मीनिंग समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या। तो देखो, किसी भी देश के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि उस देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये जो देश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर क्यों कहा जाता है इन सेक्टर्स को? तो देखो, जब भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है तो इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और बाद में दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखा जाता है। ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? तो एक ऐसी पॉलिसी है आरबीआई की जिसके अंदर बैंकों को अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन प्रपोर्शन कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो देना होता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रॉपर फंडिंग मिल सके और उनकी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि अगर प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट होगी तो देश की भी डेवलपमेंट होगी। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं। ठीक है। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली 2025 में एक नया मास्टर डायरेक्शन इशू किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। ये जो मास्टर डायरेक्शन है वो सभी कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। हालांकि ये सैलरी अर्नर्स बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है। तो अब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो आपने ना एग्रीकल्चर के साथ में एलियार्ड सर्विसेज या फिर एक्टिविटीज का नाम जरूर सुना होगा। तो ये एलियार्ड एक्टिविटीज क्या है? तो इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। तो एलियार्ड एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली हमारे आ जाते हैं डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर और सिमिलर एक्टिविटीज। ये एग्रीकल्चर के साथ में जो है वो परफॉर्म की जाती है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, इसकी भी एक नई डेफिनेशन जो है वो दी गई है। नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, इसके अंदर इंडिविजुअल फार्मर्स आ जाते हैं। ठीक है। और जब हम इंडिविजुअल फार्मर्स की बात करते हैं तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे हम और आप वो तो आते ही हैं, साथ के साथ हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, अगर कोई प्रोप्राइटरीशिप फॉर्म है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, वो भी नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है। अब हम अगर हम यहाँ पर रूल्स की बात करें, टारगेट्स की बात करें एग्रीकल्चर के, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे कुछ टारगेट्स हैं और सब टारगेट जो है वो दिए गए हैं जो कि डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव। तो इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लैंडिंग करने के? ठीक है। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो ये जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको टोटल 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है। उनका ए एन बी सी सी ओ बी जो भी हायर है उसके 40% के इक्वल, जिसमें से 18% उनको कंपल्सरी एग्रीकल्चर को देना पड़ता है और इस 18% में से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को देना पड़ता है और 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स में से कंपल्सरी 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देना पड़ता है। तो आई होप आप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंफ्यूजन रहती है मैं फिर से बता देता हूँ। टोटल 18% जाएगा एग्रीकल्चर को। 18% के ना तीन पार्ट्स हैं। 18 में से 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर के, फिर 14 में से 10% कंपल्सरी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। फिर आता है आपका फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है, तो देखो इसके लिए ना वैसे तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है 40% का, पर इसमें से 32% जो है वो बाकी सेक्टर एक्सपोर्ट को दे सकता है और मिनिमम 8% उनको बाकी सेक्टर्स को देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई भी टारगेट जो है वो सेट किया ही नहीं गया।
इनके लिए एग्रीकल्चर के लिए कोई भी टारगेट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर रीजन रूरल बैंक की। रीजनल रूरल बैंक को 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी पड़ती है, जिसमें से 18% इन्हें एग्रीकल्चर को देना पड़ता है, 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को और 10% जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर को। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी ये बिल्कुल सेम है। तो ये तो बात थी टारगेट एंड सब टारगेट की। तो आपको टारगेट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उनको जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाती है, इसके अंदर आपका आ जाता है फार्म क्रेडिट, ठीक है, और लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसेलरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, तो उसके अंदर फार्म क्रेडिट भी इंक्लूडेड होता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसेलरी एक्टिविटीज के लिए जो लोन दिया जाता है वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फार्म क्रेडिट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स और एक फार्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट फार्मर्स। इंडिविजुअल फार्मर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अंदर आपके इंडिविजुअल के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, प्रोप्राइटरीशिप फॉर्म्स है, वो जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, जब हम फार्म क्रेडिट की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत तरह के लोन आ जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है क्रॉप लोन। क्रॉप लोन जो है वो बेसिकली फसलों को उगाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन हो। ठीक है, उसके बाद मीडियम लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। ये जो लोन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मशीनरी को खरीदने के लिए जो है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका लोन्स फॉर प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। इसके अंदर देखो, हार्वेस्टिंग से पहले की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फसलों को काटना वगैरह, है ना, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, उसके लिए भी लोन जो है वो दिया जाता है और ये फार्म क्रेडिट का ही हिस्सा होता है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर भी जो है वो लोन दिया जाता है फार्म क्रेडिट के अंडर। और जो डिस्ट्रेक्ट फार्मर्स होते हैं जिन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर से बहुत ज्यादा लोन लिया होता है, उनको भी जो है वो लोन मिल जाता है फार्म क्रेडिट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको लैंड को परचेज करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लोन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके फार्मर्स हैं, जब वो फसल उगा लेते तो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बैंक के पास प्लेज करके, हाइपोथिकेट करके, यानी कि गिरवी रख के लोन जो है वो ले सकते हैं। और वो जो लोन है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए जो है वो दिया जाता है और उसकी जो लिमिट होती है 90 लाख रुपीज होती है। अगर जो रिसिप्ट होती है, क्योंकि देखो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा गया होता है। ठीक है, तो वो जो रिसिप्ट होती है वेयर हाउस की, जहां पर उसे स्टोर करके रखा गया होता है, वो दो तरह की होती है। अगर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, तो 90 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाता है। पर अगर अदर देन NWR रिसिप्ट है तो उस केस में 60 लाख रुपीज तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो फार्मर्स हैं उनको स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स लगाने के लिए और उसके बाद एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइजेशन करने के लिए भी जो है वो लोन मिल जाता है। उसके बाद फार्मर्स को जो है सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए भी जो है वो पैसा मिल जाता है फार्म क्रेडिट के अंदर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फार्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट फार्मर्स। कॉर्पोरेट फार्मर्स के अंदर बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म होती है, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड लैंड एक्टिविटीज, वो जो है वो आ जाती हैं। जो आपके कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं उनको मैक्सिमम फार्म क्रेडिट जो है वो 4 करोड़ रुपए तक का जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो फार्म क्रेडिट के अंदर कौन कौन सी लोन एलिजिबल है? सबसे पहले देखो, इसमें क्रॉप लोन जो है वो आ जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फिर आपका मीडियम लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है। उसके बाद लोन फॉर प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल फार्मर को मैक्सिमम लोन जो है वो 90 लाख रुपए और 60 लाख रुपए का मिल रहा होता है, कॉर्पोरेट फार्मर्स को वो 4 करोड़ और 2.5 करोड़ का मिलता है। ठीक है, पर जो लेंथ होती है, ड्यूरेशन होती है, वो सेम होती है। यानी कि जो आपके कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए। अगर उनके पास नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट है तो 4 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो 2.5 करोड़ तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोन्स अप टू 10 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू FPOPS अंडरटेकिंग फार्मिंग एश्योर्ड मार्केटिंग। अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो खेती कर रही है और उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी से कि वो खेती करने के बाद फसल उसको सेल जो है वो कर देगी, यानी कि वहां पर एश्योर्ड मार्केटिंग है, तो बॉर्बर को 10 करोड़ रुपीज जो है वो मिल सकता है लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं
उनको 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल जाता है अपने ही मेंबर्स के प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। जैसे अगर 100 लोगों ने मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को 10 करोड़ का लोन मिल जाएगा अपने 100 मेंबर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। हालांकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर कोऑपरेटिव और फार्मर्स को लैंड नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम से बोरवर को 100 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिल सकता है। जैसे अगर एक पर्सन है, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है, तो उसको पूरे बैंकिंग सिस्टम से सिर्फ 100 करोड़ रुपए का लोन ही जो मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एंसिलरी सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो स्टार्टअप है, अगर आपको स्टार्टअप करना चाहते हो और ये जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर एंड एलियड एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है, तो आपको अप टू 50 करोड़ रुपीज तक का लोन मिल जाएगा। उसके बाद अगर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो उस केस में एक बॉर्बर को पूरे बैंकिंग सिस्टम से 100 करोड़ रुपए का लोन जो है मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंक्लूडिंग प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, तो वो भी इस सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है बैंक ने करवाया है IRDF के पास और अदर अदर एलिजिबल फंड्स के पास, जैसे कि नाबार्ड, ऑन ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन एज लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो देखो मैंने बताया था कि 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देना होगा। तो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते कौन? तो सबसे पहले देखो, हम लैंड होल्डिंग के यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है उसके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है, तो वो मार्जिनल फार्मर है। अगर कोई फार्मर है उसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा पर अप टू 2 हेक्टेयर तक लैंड है, तो वो आपका स्मॉल फार्मर है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है या फिर टेनेंट फार्मर है, ओरल लीजेस है, शेयर क्रॉपर्स है, ठीक है, और उसकी जो लैंड होल्डिंग है वो विद इन अ लिमिट है, जैसे कि 1 हेक्टेयर और अप टू 2 हेक्टेयर, तो वो भी आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है वो बेसिकली स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स ने मिलकर ही बनाया है, तो वो भी आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल जो ठीक है, एक इंडिविजुअल जिसको 2.5 लाख रुपीज का लोन मिल रहा है, चाहे उसके पास जितना भी लैंड हो, वो भी आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि उसको कम अमाउंट का लोन जो है वो मिल रहा है। उसके बाद जो भी लोन यहाँ पर दिए गए हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और कोऑपरेटिव फार्मर्स को, जहां पर 75% जो मेंबर्स हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो भी वो जो कंपनी है वो भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में ही आ जाती है। जैसे 100 लोग हैं उसमें से 75 स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी होगी तब भी उसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो है वो माना जाएगा और उस कैटेगरी के अंदर उसे लोन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर ऑन लैंडिंग की, ठीक है। अब ये ऑन लैंडिंग क्या होती है? देखो हमारी जो बैंक्स है ना, वो चाहे तो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन दे सकती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, ताकि वो इस पैसे को आगे एंड बॉर्वर्स यानी कि फार्मर्स को लोन की फॉर्म में दे सके। जैसे मान के चलिए एबीसी बैंक है, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर का टारगेट जो है पूरा करना था, तो उसने 100 करोड़ रुपए का लोन जो है वो एक एनबीएफसी को दिया, ताकि वो इस पैसे से जो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं कंपनीज या फिर जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है वो लोन दे सके। तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। हालांकि कुछ रूल्स हैं, जैसे कि बैंक जो है वो क्रेडिट सिर्फ रजिस्टर्ड एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि सोसाइटीज ट्रस्ट को कर सकता है, और ये आरबीआई के मेंबर होने जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर कोई एनबीएफसी वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उसको भी बैंक यहाँ पर लैंडिंग कर सकता है ऑन लैंडिंग के लिए। हालांकि जब टर्म लैंडिंग की बारी आएगी, यानी कि एनबीएफसी जब टर्म लैंडिंग करेगा, तो 10 लाख रुपए पर बॉर्बर वो दे सकता है फार्मर्स को। मतलब मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है कि अगर बैंक ने ऑन लैंडिंग किया, जैसे 100 करोड़ रुपए दिया है एनबीएफसी को, तो अगर टर्म लैंडिंग कर रहा है एनबीएफसी, तो वो फार्मर्स को मैक्सिमम पर फॉर्मर 10 लाख रुपए का लोन जो है वो दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में जो है वो डिस्कस करी है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और इस चीज को हमने बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया, हर एक एस्पेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया, और ये रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है।
और अगर आप जेआईबी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास सीआईबी का भी कोर्स अवेलेबल है, हमारे पास जेआईबी का कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मेनली ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो टॉपिक है वो आपका सीआईबी के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप सीआईबी एग्जाम को एनरोल कर सकते हो। अगर मैं बताऊं तो रूरल बैंकिंग के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप अगर सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग है तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ये जो सीआईबी अर्ली बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको चारों कंपल्सरी पेपर और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन वीडियोस मिल जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो, हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। आपको जो हमारे ऐप है वो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। हमारी ऐप का जो नाम है वो है लर्निंग सेशन आईवीएफ एग्जाम्स, और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है IBF.info, उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर 82% तक का ऑफ चल रहा है। ठीक है, और अगर अभी आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी हो तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नंबर है 8360944207। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हम सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और हमारे अपकमिंग लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। लास्ट में अगर एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे दूं, ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो मेनली मेनली सभी बैंक जो है वो 18% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देती है। 18 में से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को और 14 में से 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को कंपल्सरी देती है। और इस चीज को आपने हमेशा जो है वो याद करके रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।